हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। अब हम इस वीडियो में परचेज बुक की बात करने वाले हैं। हमने बात करी थी कुछ सब्सिडियरी बुक्स की। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स होती है हमारे पास। एक तो कैश बुक होती है, देन हमें परचेज बुक बनाना होता है, उसके बाद सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न, फिर जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी सब्सिडियरी बुक्स हम बनाते हैं, किसकी जगह बनाते हैं? जर्नल की जगह बनाते हैं। मतलब हमें जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी होती है, उनकी जगह हम ये सारी सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। अब जो कैश बुक हमने सीखा, हमने बोला था कि जो कैश बुक है उसका हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाना होता, बिकॉज कैश बुक इटसेल्फ इज़ अ कैश लेजर अकाउंट। तो हमने कैश बुक कम्प्लीटली बात कर लिया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। कैश बुक को हमने उस पर बात करी, सिंगल कॉलम कैश बुक की, डबल कॉलम कैश बुक की, देन 3 कॉलम कैश बुक की, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक की हमने बात करी। फिर हमने पेटी कैश बुक की बात करी। पेटी कैश बुक पे भी हमने सीखा कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं और फिर एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सब्सिडियरी बुक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास? परचेज बुक। अब हम परचेज बुक बनाना सीखेंगे। और जैसे कैश बुक तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारे बुक्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 2 या 3 वीडियोस में टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। तो अब बात करते हैं परचेज बुक की। तो पहले साथ साथ आप मेरे साथ लिखते रहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसमें क्या है। तो एक लाइन लिखिए, ट्रांजेक्शन्स related to credit purchase of goods. Transactions related to credit purchase of goods are recorded in the purchase book. Transactions related to credit purchase of goods are recorded in the purchase book. जो भी हम क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स की, वही ट्रांजैक्शन हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, उनको अब अच्छे से समझना। एक है हमारे पास क्रेडिट, देन दूसरा परचेज, और थर्ड है गुड्स। आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी क्वेश्चन में, और आपको बनाने होगी परचेज बुक उससे। अब उन सब ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में हमें नहीं रिकॉर्ड करना, हमें सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है? जो कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। क्रेडिट का मतलब उधार पे लिया होना चाहिए, उधार कैश ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। कभी हमने कैश में गुड्स परचेज किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उधार पे गुड्स लिया होना चाहिए, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम बना रहे हैं परचेज बुक, तो इसमें सिर्फ परचेज वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। और थर्ड है गुड्स। गुड्स का मतलब जिसमें बिजनेस डील की कर रहे हैं, मतलब कि अगर किसी पर्सन की स्टेशनरी की शॉप है तो उसके लिए गुड्स क्या हो गए हैं? जो स्टेशनरी आइटम्स वो खरीदते बेचते हैं, वो क्या खरीदे के बेचेंगे? पेन, पेपर, नोटबुक्स, चार्ट्स वगैरह। तो ये सब स्टेशनरी आइटम्स हो जाती हैं, और ये उस पर्सन के लिए क्या हो गई? गुड्स, बिकॉज वो इसका बिजनेस कर रहा है। सिमिलरली अगर किसी पर्सन की कपड़ों की दुकान है तो वो कपड़े को खरीदता बेचता है, तो उसके लिए गुड्स क्या हो गए? वो कपड़े। तो हमें सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में। तो परचेज बुक में कैसी ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है? एक तो परचेज होना चाहिए, वो सिंपल। हम ना तो सेल वाली ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, और बाकी कोई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, हमें सिर्फ परचेज करना है। दूसरा, परचेज किसका करना है? गुड्स का करना है, हमें कोई और चीज़ का परचेज नहीं करना। अगर वो बोल रहे हैं किसी पर्सन की स्टेशनरी की शॉप है और वो परचेज कर रहा है कंप्यूटर, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज कंप्यूटर उस पर्सन के लिए गुड्स नहीं है। उस पर्सन के लिए गुड्स क्या हो गए? स्टेशनरी आइटम्स। तो एक तो परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए, दूसरी बात गुड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए हमें। थर्ड क्या होगा? वो जो हम परचेज करेंगे वो क्रेडिट में होना चाहिए, उधार पे परचेज किया होना चाहिए, कैश में नहीं। क्रेडिट में होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश में अगर परचेज करते हैं हम, तो उसको हम ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हमने कैश बुक बनाई है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम बाकी बुक्स बनाते हैं। तो अगर परचेज हम क्रेडिट में कर रहे हैं तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे।
तो ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझनी है। अगर क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स गिवन है और आपने गलती से कैश ट्रांजैक्शन को भी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, या फिर सपोज़ कि फर्नीचर परचेज़ किया, कुछ और परचेज़ किया जो कि गुड नहीं है, वो भी आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिए, तो गलत हो जाता है। तो आपको वैसे तो परचेज रिकॉर्ड करोगे, दूसरा गुड्स में परचेज होना चाहिए, और थर्ड क्रेडिट परचेज होना चाहिए। अभी हम कुछ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, उससे हम समझ जाएंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम परचेज बुक में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितना समझा है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिख रही हूँ, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर कैश ₹30,000। मैं परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर कैश ₹30,000। हमने ABC लिमिटेड से गुड्स परचेज किए कैश में 30,000। अब हमें ये परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी, हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला देखना है कि ये परचेज की ट्रांजैक्शन है या नहीं। इसमें हमने बोला है परचेज किया है, तो परचेज की ट्रांजैक्शन है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट हमें देखना है गुड्स होने चाहिए। तो इधर साफ साफ आपको क्वेश्चन में दे दिया कि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। थर्ड कंडीशन में हमें बोलते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और ये देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर कैश। इधर कैश वर्ड यूज़ हो गया, मतलब हमने क्रेडिट में इसको परचेज नहीं किया है, हमने इसको पैसा दे के परचेज किया है। तो क्या हम इस वाले ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। सो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट to be recorded in purchase book because this is a कैश ट्रांजैक्शन। ये कैसी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। हेंस इट इज recorded in the cash book because कैश ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वाली ट्रांजैक्शन को भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये वाली ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। समझ आया ना? चलो एक और ट्रांजैक्शन को समझते हैं हम। सेकेंड ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं। मिस्टर ए runs a stationery shop. Mr. A runs a stationery shop. He purchased furniture worth ₹30,000 from Messrs XYZ Furniture Limited on credit. Mr. A runs a stationery shop. He purchased furniture worth ₹30,000 from Messrs XYZ Furniture Limited on credit. अब हमें फिर से देखना है कि यार इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, एक तो परचेज होना चाहिए, दूसरा गुड्स होना चाहिए, थर्ड क्रेडिट होना चाहिए। तो पहले देखो क्या ये परचेज की ट्रांजैक्शन है या नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि उन्होंने परचेज किया फर्नीचर, तो ये परचेज की ट्रांजैक्शन है, तो परचेज वाली कंडीशन इधर फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्रेडिट में परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, तो हम हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें बोल दिया कि फर्नीचर जो 30,000 का था वो परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो कैश में नहीं बोला, बोल दिया क्रेडिट में परचेज किया है। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल हो गई, क्रेडिट वाली। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है? हमें गुड्स रिकॉर्ड करने होते हैं, गुड्स को परचेज किया होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो मिस्टर ए है उनकी स्टेशनरी की शॉप है और उन्होंने परचेज किया है फर्नीचर। अगर उनकी स्टेशनरी की शॉप है तो उनके लिए गुड्स क्या हुए? स्टेशनरी आइटम्स। लेकिन उन्होंने परचेज किए फर्नीचर, तो उन्होंने गुड्स परचेज किए?
नहीं, उन्होंने इधर गुड्स को परचेज नहीं किया। ये ट्रांजैक्शन परचेज की तो है, क्रेडिट की भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन गुड्स को परचेज करने की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट टू बी recorded in purchase book. This transaction is not to be recorded in purchase book. क्यों? Because goods को purchase नहीं किया. Because Mr. A purchased furniture which is not goods फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर ए ने फर्नीचर परचेज किया जो कि उसके बिजनेस के लिए गुड्स नहीं है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन का परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, थर्ड ट्रांजैक्शन मैं लेती हूँ मिस्टर ए रन्स अ स्टेशनरी शॉप। ये सेम है, मिस्टर ए की स्टेशनरी शॉप है। मिस्टर ए परचेज्ड 500 pens. Mr. A purchased 500 pens from ABC Limited for ₹5 per pen. मिस्टर ए ने परचेज किए 500 पेन फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर ₹5 पर पेन। अब हमें देखना है कि ये परचेज बुक में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हम फिर से वो तीनों कंडीशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? परचेज की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो क्या ये परचेज की ट्रांजैक्शन है? बोल रहे हैं मिस्टर ए ने परचेज किए पेन्स, तो ऑब्वियसली परचेज की ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। देन सेकंड कंडीशन हमें क्या देखनी है कि गुड्स होने चाहिए वो। तो हमने बताया कि इधर जो मिस्टर ए है उनकी स्टेशनरी की शॉप है, तो उनके लिए गुड्स भी हो गए स्टेशनरी आइटम, और उन्होंने परचेज किया कि ये है 500 पेन। पेन स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, तो ये उन्होंने गुड्स को परचेज किया है। इससे बात साफ हो गई है, क्योंकि पेन स्टेशनरी आइटम हो गए हैं और मिस्टर ए स्टेशनरी बिजनेस कर रहे हैं, तो मिस्टर ए के लिए जो पेन्स है वो गुड्स माने जाएंगे। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है, मिस्टर ए ने परचेज किया है और दूसरी बात गुड्स को परचेज किया है। अब हमें थर्ड कंडीशन क्या देखनी है, वो कैसा परचेज होना चाहिए? क्रेडिट परचेज वो होना चाहिए। तो इसमें बोला है कि मिस्टर ए परचेज 500 पेन्स फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर ₹5 पर पेन। इसमें आपको किस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोल रखा कि आपने कैश में परचेज किया है, आपको और पार्टी का नाम भी दे दिया जिससे परचेज किया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर वो कैश वर्ड नहीं लिखा हो और जिससे हमने परचेज किया उस पार्टी का नाम गिवन है, तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो इससे हमारे पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। एक तो परचेज हुआ है, दूसरा गुड्स का परचेज हुआ है, और थर्ड क्रेडिट परचेज हुआ है। तो हम इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप लिखो, दिस ट्रांजैक्शन will be recorded in the purchase book. This transaction will be recorded in the purchase book since it involves credit purchase ऑफ गुड्स। बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, परचेज किया है, गुड्स को परचेज किया है और वो क्रेडिट में परचेज किया है। इसमें हमारे पास तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। जो लास्ट 2 ट्रांजैक्शन थी उसमें तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, तो हमें उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना था, और इस वाली ट्रांजैक्शन में हमारे पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो आपको समझ आया कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में और कौन सी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में। अब हमने पहली बात तो समझ ली है कि हमें परचेज बुक अगर बनाना है तो परचेज बुक होता क्या है। वो एक परचेज बुक एक ऐसी बुक है जिसमें एक ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की, और हमने एग्जांपल लेके समझ भी लिया, अच्छे से समझ लिया है कि हमें कैसी ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करनी है। अगर अभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं परचेज बुक का फॉर्मेट। अब हम फॉर्मेट देखते हैं परचेज बुक का। तो परचेज बुक पे आपको सबसे पहले लिखना होता है परचेज बुक। आप लिखोगे पहले परचेज बुक, देन आपको कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं। कौन कौन से कॉलम बनाओगे आप? पहला होगा डेट का, देन पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, देन डिटेल्स। फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि आप अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो फॉर्मेट याद हो जाएगा। डिटेल्स के बाद क्या होगा? कॉस्ट, फिर आएगा आपके पास इनपुट, CGST, देन कम्स इनपुट SGST, उसके बाद इनपुट IGST, फिर आते हैं हमारे पास फ्रेट, और लास्ट कॉलम होता है हमारे पास टोटल का। तो ये सारे कॉलम्स आते हैं हमारे पास परचेज बुक में। काफ़ी सारे कॉलम है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप इन सब वर्ड से पहले ही फैमिलियर हो कि इन सब का मतलब क्या होता है, बस आपको इनको कॉलम के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। तो आप मेरे साथ फॉर्मेट बनाते रहिए। तो अब हम इनके लिए कॉलम्स बना देते हैं। तो ये बन गए हमारे पास सारे कॉलम्स। देख लेते हैं इन टोटल हमारे पास कितने कॉलम बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन टोटल हमारे पास 11 कॉलम बनते हैं। और जिन जिन कॉलम में हमें अमाउंट लिखनी होती है उसमें हमें रुपीज़ का साइन डालना होगा। तो हम एक तो डिटेल्स में रुपीज़ डालेंगे बिकॉज इसमें भी हमें अमाउंट लिखना होगा। मैं आपको बताऊँगी क्या क्या लिखना होता है। देन कॉस्ट, देन CGST, SGST, IGST, फ्रेट और टोटल में भी। तो पहले फॉर्मेट बना लीजिए, फिर मैं हम एक एक कॉलम को डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगी कि एक एक कॉलम में क्या क्या लिखना है। लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगी तो टेंशन मत लीजिएगा। तो आई होप आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि आपको इन कॉलम में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट कॉलम से। तो डेट कॉलम पे जिस दिन आपने परचेज किया होगा उस दिन की डेट आ जाएगी, सिंपल। देन पर्टिकुलर्स कॉलम पे, तो पर्टिकुलर कॉलम पे आपको एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे? एक तो जिससे आपने परचेज किया है, मतलब जिसने आपको गुड्स बेचे हैं, तो एक तो सेलर का नाम, सेलर्स नेम। दूसरा, आपने वो गुड्स कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है। जैसे अभी मैंने ट्रांजैक्शन ली थी कि आपने 500 पेन परचेज किए, तो आपको क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा कि कौन से पेन है और आपने कितने पेन परचेज किए, और आपको उसको मल्टीप्लाई करके शो करना होगा प्राइस पर पेन, मतलब एक पेन की प्राइस कितनी है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 500 पेन खरीदे 5 रुपये में, तो आपको लिखना होगा 500 पेन्स मल्टीप्लाइड बाय 5 ईच, मल्टीप्लाइड बाय ₹5 ईच। तो आपको पहले लिखना होगा आपने किससे गुड्स खरीदा, फिर आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी उसकी और कितना प्राइस पे खरीदा। देन नेक्स्ट है इनवॉइस नंबर। आप जिससे भी आप परचेज करते हो गुड्स, तो वो आपको एक इनवॉइस बनाकर देता है। इनवॉइस मतलब बिल बनाकर देता है वो। उस बिल में आपको सारी चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी कि आपने क्या खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, उस पर CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, वो सब आपको मिल जाएगा। और उस इनवॉइस का मतलब उस बिल का एक नंबर होता है, तो वो आपको इधर लिखना है। मतलब जो भी आपको सेलर बिल देगा ना, उसका इधर नंबर आता है। देन लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में एज यूजुअल आपको कुछ नहीं लिखना भी। उसके बाद आती है डिटेल्स। डिटेल्स इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसमें हमें क्या लिखना होगा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो आपने लिखा था क्वांटिटी इनटू प्राइस पर पेन,
तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ अमाउंट आएगी, तो वो आप अमाउंट लिख दोगे। सपोज़ कि आपके पास 500 पेन आपने लिया था @5 ईच, तो आपके पास अमाउंट कितनी आई? 500 इंटू 5 मतलब 2500 की आपके पास अमाउंट आई है। तो आप सबसे पहले लिख दोगे आपने 2500 का सामान खरीदा है। उसके बाद अगर कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा तो आप इसमें से माइनस करोगे, तो आप इसमें से पर्टिकुलर्स कॉलम पे लिख दोगे माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सपोज आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 2500 का 10% कितना हो गया? 250। सो इसमें से आप 250 माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना बचा? 2500 माइनस 250, आपके पास बचा 2250। अब इसमें सपोज आपको IGST पे करना पड़ा, तो आपको IGST पे कितना करना पड़ा? 18%। तो आप इसमें ऐड करोगे 18%। सो 2250 का अगर हम 18% कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 405। तो कितना आया हमारे पास? 2655 हमारे पास ये आया। तो IGST भी हो गया। अब IGST के बाद हमारे पास टोटल ये आया। अब सपोज़ कि जो भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसको बिजनेस तक लाने का भी खर्चा होता है, मतलब कैरेज एक्सपेंस होता है, फ्रेट एक्सपेंस होता है। तो सपोज़ आपको फ्रेट पे करना पड़ा @10%, तो इसका 10% कितना हो गया? 265 या 266 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे 2655 प्लस 265, तो ये आ गया हमारे पास 2920। तो इतना हमारे पास एक्सपेंस आया हमारे पास टोटल। समझ आया आपको डिटेल कॉलम पे क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स कॉलम पे क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स कॉलम पे सबसे पहले आपको लिखना है कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है और एक पेन का प्राइस कितना था। तो आपको ऐसे लिखना होगा 500 पेन इंटू 5 ईच, तो हमारे पास आया 2500। फिर अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिला है तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे इधर से। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद GST का अमाउंट आपको ऐड करना होता है, तो आप इसमें GST ऐड कर दोगे। कैश डिस्काउंट तो माइनस होगा ही नहीं, बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होती तो हम इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते। इसलिए अगर आपके माइंड में डाउट आया कि कैश डिस्काउंट भी तो हो सकता है, उसका हमें क्या करना है, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही होती है। जब पेमेंट जल्दी चाहिए होती है तभी कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, और कैश ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इधर कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको आप डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस से माइनस कर दोगे, तो हमारे पास नेट अमाउंट आया इतना। अब हम इस नेट अमाउंट पे CGST या SGST फिर IGST ऐड करते हैं, तो इसमें हम वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये अमाउंट आया, और फिर लास्ट में हम क्या खर्चा ऐड करेंगे? जो भी गुड्स को आने जाने का लाने का खर्चा होता है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस आया इतना। अब ये जो हमने डिटेल्स में जितने भी कॉस्ट लिखे हैं इन्हें को हमें इनके सेपरेट कॉलम्स में लिखना है जो भी पूछ रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट कॉलम है कॉस्ट, तो कॉस्ट आपको कितने की पड़ी है? आपने 2500 के गुड्स को परचेज़ किया था जिसमें से आपको 250 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था, तो आपको कॉस्ट कितने की पड़ी? 2250 का। तो आप कॉस्ट कॉलम पे लिख दोगे लास्ट में, जब आप टोटल करते हो ना इधर ही आपको लिखना पड़ेगा 2250 की आपको कॉस्ट पड़ी। देन इनपुट CGST का अमाउंट कुछ भी नहीं था, इनपुट SGST का अमाउंट भी कुछ नहीं था। इनपुट IGST आपको कितना पे करना पड़ा? 405 रुपये, तो आप IGST में लिख दोगे 405। फिर नेक्स्ट है फ्रेट का कॉलम। फ्रेट का एक्सपेंस आपको कितना पे करना पड़ा? 265, तो फ्रेट में आप लिख दोगे 265। और लास्ट में टोटल कितना आया? 2920, लास्ट में आप लिख दोगे 2920। बस सिंपल बन गई हमारी परचेज बुक, है ना इजी। अब हम इसमें लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं एक बार। तो ऐसे ही आपको सारी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको पर्टिकुलर्स और ये डिटेल्स कॉलम आना चाहिए इसमें, कैसे लिखना है।
बाकी कॉलम तो बहुत ईजी है, जो भी हमने डिटेल कॉलम में अमाउंट लिखे वही अमाउंट हमें दोबारा उन कॉलम्स में लिखने होते हैं। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको डेट कॉलम पे डेट लिखनी है, देन पर्टिकुलर कॉलम पे आपको सेलर का नाम लिखना है, देन कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी और प्राइस पर क्वांटिटी कितना था, देन वो आप मल्टीप्लाई करके इधर डिटेल में आ जाएगा अमाउंट। फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आएगा इधर, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ गया। उसमें हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी पे करने के बाद हम फ्रेट या कैरेज का एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया। फिर बाकी जो भी कॉलम्स होंगे वो इन्हीं के अमाउंट हमें दोबारा रिपीट कर देने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अलग अलग एक्सपेंस कहाँ कहाँ हमारा खर्च हुआ उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मतलब उसकी कॉस्ट हमारे पास इतनी आई थी, देन CGST, SGST और IGST का अमाउंट कितना था इसमें से, देन इसमें से फ्रेट का अमाउंट कितना था, और फिर टोटल अमाउंट इसमें से कितना आया। तो ऐसे ही हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी वही हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ परचेज ऑफ क्रेडिट गुड्स की ट्रांजैक्शन ही हमें रिकॉर्ड करनी है, बाकी ट्रांजैक्शन को हम कर देंगे इग्नोर, या तो वो कैश बुक में जाएगी या तो वो बाकी बुक्स में जाएंगे बाकी के ट्रांजैक्शन। जैसे कि अगर कोई सेल की रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम सेल बुक में डालेंगे, कोई परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन है तो हम उधर डाल देंगे। परचेज बुक में सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन जानी चाहिए, परचेज की ट्रांजैक्शन जानी चाहिए, गुड्स ही परचेज होना चाहिए और वो क्रेडिट परचेज ही होना चाहिए। यही तीनों चीज़ें बार बार बोल रही है ताकि आपको याद रहे, आपके माइंड में बैठ जाए कि परचेज ऑफ क्रेडिट गुड्स, अगर ये तीनों टर्म्स है तब आप उसको परचेज बुक में डाल दोगे। और कैसे रिकॉर्ड करते वो मैंने बता दिया है, तो अब आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, हम उस क्वेश्चन से अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कैसे रिकॉर्ड करनी है। हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परचेज बुक का। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।